हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सचिन दातार। एसएसडी एजुकेशन फ्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो महाराष्ट्र बोर्ड 11th आर्ट्स कॉमर्स साइंस के स्टूडेंट्स जिन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट लिया हुआ है उनके लिए यूजफुल होगा। स्टूडेंट्स, वीडियो आखिर तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, फिर वेरिएबल्स देखे, डिफरेंट डेटा टाइप्स देखे वेरिएबल के, फिर ऑपरेटर्स देखे 3 टाइप के, कमेंटिंग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं वो देखा, और फिर जाते जाते हमने देखे कॉमन जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। ठीक है, अब इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 3.17 डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, जिसमें कि इफ स्टेटमेंट पहले देखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इफ स्टेटमेंट। उसको लिखने का तरीका कैसे है? इफ, उसके बाद ब्रैकेट में जो भी आपका कंडीशन है वो लिखना है, फिर कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करना है और अंदर स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट ब्लॉक। उसके बाद सेमीकोलन देके स्टेटमेंट बंद कर देना है और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ये ठीक है। इफ द कंडीशनल एक्सप्रेशन गिवन इन पैरेंथेसिस इज ट्रू, then the statements within the block will be executed, followed by execution of the remaining program. If the conditional expression evaluates to false, then the statement block will not be executed. Note that if statement block constitutes a single statement, then drawing curly brackets is optional. अब ये पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या है समझिए। ये जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर आपको एक स्टेटमेंट ब्लॉक लिखना है। क्या लिखना है? इस कंडीशन के मुताबिक, यानी अगर ऐसा होता है तो क्या करना है, ये करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक्सप्रेशन हो गया। कब एक्सप्रेशन देना है? अगर ऐसी कंडीशन है तो ये एक्सप्रेशन एज ए स्टेटमेंट देना है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ। अब नेक्स्ट देखेंगे इफ एल्स। ये तो सिंगल इफ हो गया, अगर इतना है तो ऐसा करो, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना है? उसके लिए एल्स यूज करना पड़ता है। तो उसका लिखने का तरीका ऐसा है, सिंटैक्स इफ इनटू ब्रैकेट कंडीशन, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, स्टेटमेंट ब्लॉक, फिर सेमीकोलन, कर्ली ब्रैकेट एंड, और उसके बाद लिखना है अगर ऐसा नहीं है तो एल्स। एल्स क्या करना है? कर्ली ब्रैकेट स्टेटमेंट ब्लॉक। इसका मतलब क्या है? अगर ऐसा होता है तो ऐसा करना है, अगर नहीं तो ऐसा करना है। समझ में आया? यानी हम चेक कर रहे हैं कि ये कंडीशन अगर है तो क्या करना है, अगर नहीं है तो क्या करना है। और ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है, अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है। अभी ये स्टेटमेंट कैसे है कि अगर ये कंडीशन है तो ये करो, यानी सिर्फ सिंपल एक मैंने अलर्ट दे दिया तो लिखने की जरूरत नहीं है कर्ली ब्रैकेट। आप डायरेक्टली इफ के बाद ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। स्टेटमेंट क्लोज कीजिए, एल्स लिखिए, स्टेटमेंट ब्लॉक दूसरा लिखिए और क्लोज कर दीजिए। समझ में आया? तो इफ द कंडीशनल एक्सप्रेशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू, देन द ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज फॉल्स ब्लॉक that is the else part will be executed. At that time either true block or false block will be executed, not both. इन दोनों कंडीशन में क्या है? एक तो ट्रू होगा तो ये दिखाई देगा, नहीं होगा तो ये दिखाई देगा, यानी ये प्रिंट करना है या फिर ये रिजल्ट देना है, दोनों में से एक ही होगा। ठीक है। नोट इफ एल्स, इफ लैडर इज यूज्ड टू चेक मल्टीपल कंडीशंस एट अ टाइम, ओनली वन कंडीशन इज ट्रू, इफ नॉट देन एल्स पार्ट इज एग्जीक्यूटेड। वही उसमें बताया कि एक अगर है तो वो दिखाएगा, नहीं तो एल्स पार्ट इज एग्जीक्यूटेड। समझ में आया? तो ये हो गया इफ एंड एल्स कंडीशन। इसके ऊपर का प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम 10 दिया है आपको, तो ये मैंने पहले से करके रखा है। तो सिंपल प्रोग्राम है। इसमें क्या है? हमको इवन और ऑड चेक करने हैं, यानी आपने दिया हुआ नंबर जो है वो इवन है या ऑड है, ये हमको चेक करना है। तो इस तरह से लिखा है। पहले डॉक्यूमेंट टाइप ये किया, डिक्लेयर किया, HTML लिखा, फिर ये पूरा
लिखना है आपको। अब फिर से नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको अभी आदत हो चुकी होगी। इसके बाद हमने बॉडी के अंदर का स्क्रिप्ट टैग यूज़ किया है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट लिखा, फिर दो वेरिएबल्स उसको डिक्लेयर किए, वैर ए कॉमा बी, ठीक है। इसके बाद सेमीकोलन दिया, फिर ए के बाद हमने लिखा प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट करके एक फंक्शन है, वो क्या करता है, पूछता है हमसे, एक इनपुट लेता है हमसे। तो हमने क्या मांगा, एंटर योर वैल्यू, एक वैल्यू डालो उसमें, कोई भी 2 अंक यानी नंबर डालो। उसके बाद बी को क्या करना है, बी को हमने फंक्शन दे दिया पार्स इंट, पार्स इंटीजर। किसका निकालना है, ए का। ए में जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे, इनपुट करेंगे, तो उसका वैल्यू वो बी निकाल लेगा। अब हमें चेक क्या करना है, कंडीशन, यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन का यूज हुआ है, ठीक है। तो उसके पहले ये पूरा लिखना पड़ेगा, वेरिएबल्स असाइन करने पड़ेंगे, फिर इनपुट हमको लेना है, फिर उसके बाद बी जो है उसका वैल्यू पार्स इंट करके निकालना है। तभी यहाँ पे क्या दिया है, इफ कंडीशन बी मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। अगर b को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, इसका ये मतलब है, तो वो इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो हमको क्या बताना पड़ेगा उसको, अलर्ट, यानी एक पॉपअप विंडो दिखाएंगे, नंबर इज इवन, उसमें ऐसे लिखा होगा। अगर नहीं है इवन तो एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। एल्स में हमको क्या दिखाना है, अलर्ट नंबर इज ऑड। अगर इवन नहीं है तो क्या होगा, ऑड ही होगा, ठीक है। तो ये सिंपल प्रोग्राम है, ये हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे, ठीक है। इस तरह का प्रोग्राम है, समझो हमने ये प्रॉम्प्ट वैल्यू जो है इसमें हमने 15 डाला, तो 15 है क्या, इवन नंबर, नंबर इज ऑड, ठीक है। 15 इवन नंबर नहीं है क्योंकि उसको 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो वो इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। तो हमको पॉपअप क्या मिला, नंबर इज ऑड, यानी एल्स कंडीशन जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ। समझ में आया। तो ये सिंपल प्रोग्राम था इफ एल्स कंडीशन चेक करने के लिए। तो ये प्रोग्राम नंबर 10 था, जो आप खुद करके देखिए। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है 3.18 यूजर डिफाइंड फंक्शंस। A function in any scripting and programming languages is small part of program that we require again and again. It helps to make programs smaller. A function is a subprogram designed to perform a particular task. Functions can be called either by an event or by giving call to that function. अब ये फंक्शन का डेफिनेशन है। रूल्स टू डिक्लेयर फंक्शन नेम इज सिमिलर टू वेरिएबल। फंक्शन कैसे लिखते हैं, फंक्शन लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन नेम लिखते हैं, और ये आर्ग्यूमेंट क्या है, तो आर्ग्यूमेंट है ना, उसके अंदर के जो भी वेरिएबल्स है उनके वैल्यूज हमको यहाँ पे मांगने हैं या फिर लेने हैं। तो आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2, इस तरह से ये हमको अंदर लिखना पड़ेगा। उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करना है, ओपनिंग ब्रैकेट से, दूसरे ब्रैकेट से एंड करना है, और बीच में स्टेटमेंट ब्लॉक, यानी स्टेटमेंट ब्लॉक आपका जो भी जावास्क्रिप्ट है इसके अंदर वो लिखना है आपको। स्टेटमेंट ब्लॉक करके कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट का ब्लॉक, यानी आपको बताया गया है कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट आपका जो भी है फंक्शन के अंदर का वो लिखना है पार्ट। तो वैल्यूज टू बी पास टू द फंक्शन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। इसका मतलब क्या है, ये जब फंक्शन हो जाएगा तो फंक्शन में ये जो आर्ग्यूमेंट है उसमें वैल्यूज पास होंगे। आपका जो भी फंक्शन है, तो कॉल कैसे करेंगे, तो फंक्शन नेम उसमें वैल्यू डालेंगे, तो ये फंक्शन अपने आप खुद से काम कर लेगा। उसके लिए बार बार डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, तो उसको फंक्शन कॉल करने का बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अब ये प्रोग्राम 11 है, इसमें क्या बताया गया है, वेलकम टू फंक्शन, यानी फंक्शन कैसे हो रहा है उसके लिए कॉलिंग फंक्शन बनाना सीखना है, और उसको कॉल कैसे करना है वो सीखना है। उसके लिए भी मैंने प्रोग्राम लिख के रखा है। अब ये प्रोग्राम देखेंगे, डॉक टाइप असाइन किया, HTML हेड टाइटल वगैरह सब लिख दिया, और अभी ये जो फंक्शन मैंने लिखा है वो हेड टैग के अंदर लिखा है।
ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट हेड के अंदर का है, तो स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट सेम उसी तरह से। अब इसमें क्या लिखना है, फंक्शन एक क्रिएट करेंगे। किस नाम से क्रिएट करेंगे, शो, और अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स नहीं देंगे शुरुआत में, तो ये कैसे रहेगा, एम्प्टी रहेगा। उसके बाद करली ब्रैकेट दिया और सिंपल एक अलर्ट फंक्शन हमने यूज किया है। यहाँ पे अलर्ट क्या दिया है, वेलकम टू फंक्शन, और करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया, स्क्रिप्ट एंड टैग लिख दिया हेड टैग के अंदर। ठीक है, अभी बॉडी टैग स्टार्ट हो जाएगा। बॉडी टैग में कैसे दिया है, बीजी कलर ग्रीन, तो हमारे डॉक्यूमेंट का कलर हो जाएगा बैकग्राउंड कलर ग्रीन। फिर H1 दिया है, प्रोग्राम का नाम लिखेंगे हेडलाइन में। अब ये बॉडी के अंदर का जो दूसरा स्क्रिप्ट टैग है उसमें क्या लिखेंगे, सेम स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट। इसके अंदर क्या लिखना है, शो। शो यानी हमने ये जो फंक्शन हेड में बनाया है उसको हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं सिंपली। अब अगर बॉडी में हम डायरेक्टली ये शो फंक्शन करके डाल रहे हैं ऐसे, तो ये जब डॉक्यूमेंट लोड होगा यानी आपका वेब पेज पूरी तरह से ब्राउजर में लोड होगा, तब ये शो फंक्शन यहाँ से कॉल होगा। कहाँ पे, ये हेड टैग का जो मेन फंक्शन है यहाँ पे कॉल होगा, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और आपको अलर्ट पॉपअप दिखाएगा। ठीक है, इस तरह से सिंपल प्रोग्राम है। तो ये हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। प्रोग्राम नंबर 11 देखा, वेलकम टू फंक्शन। इस तरह से ये छोटा सा प्रोग्राम है, ये आप भी करके देखिए। नेक्स्ट देखेंगे 3.18.1। अब इवेंट हैंडलिंग करके एक है, वो देखेंगे। जावास्क्रिप्ट इज एन इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट एक इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज है, यानी जब कोई इवेंट होता है तब क्या फंक्शन यूज करना है, क्या होना चाहिए, वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू डिसाइड कर सकते हैं। तो इवेंट इज एन एक्शन डन बाय द यूजर और एन एप्लीकेशन। JavaScript's interaction with HTML is handled through events that occur when user or browser manipulates page. When the page loads, it is called an event. जब आपका ब्राउजर का पेज, वेब पेज लोड होता है, वो भी एक इवेंट है। जब कोई यूजर क्लिक करता है उस पर, when the user clicks on a button, that click is also an event. Other examples include events like pressing any key. कीबोर्ड में आप कोई की प्रेस कर रहे हो, या कोई विंडो आपने ओपन किया है ब्राउजर में और वो क्लोज कर रहे हो, तो क्लोजिंग अ विंडो, रिसाइजिंग अ विंडो, दैट ऑल्सो इज अ इवेंट। JavaScript lets you execute a code when events are detected. You can respond to any event using an event handler. अब कोई इवेंट होती है तो उस चीज में हमको क्या करना है उस हालत में, तो वो कौन डिसाइड करता है, इवेंट हैंडलर। इवेंट हैंडलर क्या है, एक तरीका एक कोड ही है जिससे हम वो इवेंट को ठीक से हैंडल कर पाते हैं। यानी अगर कोई क्लिक करता है यूजर, तो उस कंडीशन में हमको क्या फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, वो हमको एज ए इवेंट हैंडलर लिखना पड़ता है, विच इज जस्ट अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड व्हेन एन इवेंट ऑकर्स। दिस इवेंट हैंडलर may cause button to close windows, messages to be displayed to users, data to be validated, and virtually any other type of response. Some commonly used events are, क्या क्या है इवेंट्स, अब ये चार्ट में देखेंगे। किस तरह के इवेंट्स होते हैं, ऑन माउस आउट, यानी अभी ये माउस मेरा ये टेबल के सेल में अंदर है, अगर मैं बाहर लेके जाता हूं तो दैट इज ऑन माउस आउट। किसी चीज के ऊपर आप माउस रख रहे हो, हवर कर रहे हो और उसके बाद निकाल रहे हो, उससे बाहर आ रहे हो, तो दैट इवेंट इज कॉल्ड एज ऑन माउस आउट, व्हेन यूजर माउस मूव्स द माउस अवे फ्रॉम एन एलिमेंट। ठीक है, सेकंड है इवेंट ऑन क्लिक। सिंपल है, आपको क्लिक का मतलब तो पता है। अगर कोई यूजर क्लिक करता है किसी चीज पर, बटन पर क्लिक करता है या कोई लिंक पे क्लिक करता है, तो दैट इज ऑन क्लिक इवेंट। अनदर इवेंट इज ऑन माउस ओवर। अभी ये मैं सेल जो है, ये समझो ये लिंक है, इस पे मैं ऐसे हवर किया, हवर यानी उस पे माउस रखा ऐसे, तो दैट इज कॉल्ड ऑन माउस ओवर। व्हेन द यूजर मूव्स द माउस ओवर एन एलिमेंट इज कॉल्ड ऑन माउस ओवर इवेंट। ऑन माउस अप सेम ही है, व्हेन यूजर रिलीजेस अ माउस बटन ओवर एन एलिमेंट। इसमें क्या फर्क है, अब जब मैं क्लिक करके रखता हूं और यहाँ पे माउस पे आके ऑन माउस अप
का लिंक जो है यहाँ पे आके अगर छोड़ देता हूँ और फिर भी मेरा माउस का कर्सर उसी पर टिका रहता है तो दैट इज ऑन माउस अप इवेंट। ये इन दोनों का थोड़ा डिफरेंस है, यानी ये सिर्फ मैंने ऐसे ही रखा है विदाउट एनी क्लिकिंग, और ये क्लिक करके मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ माउस को, तो ऑन माउस अप हो जाता है। नेक्स्ट, ये तो हो गए 4 माउस इवेंट्स। नेक्स्ट 2 इवेंट्स देखेंगे कीबोर्ड इवेंट्स। कौन कौन से है? की डाउन और की अप। की डाउन में क्या होता है? व्हेन यूजर प्रेसेस अ की, और की अप यानी प्रेस किया हुआ की यूजर अगर रिलीज करता है तो वो ऑन की अप हो जाता है, ये इवेंट। ठीक है, तो इस तरह के ये इवेंट हैंडलिंग इवेंट्स है, यानी माउस इवेंट्स है और कीबोर्ड इवेंट्स है। अगर ऑन माउस होता है तो हमको क्या करना है, ऑन क्लिक होता है तो क्या करना है, ऑन की डाउन होती है तो क्या करना है, तो उसके लिए हमको जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। क्या क्या है फीचर्स? जावास्क्रिप्ट क्या क्या कर सकता है? परफॉर्म इनपुट डेटा वैलिडेशन। अगर आपने कोई फ़ोन नंबर डाला है, फॉर्म अगर कॉन्टैक्ट पेज रहता है आपके वेबसाइट में, फॉर्म वगैरह देखा होगा आपने, तो फॉर्म में अगर आप ईमेल डाल रहे हो, ईमेल एड्रेस गलती से कुछ अलग ही डाल दिया आपने, @ नहीं डाला, डॉट नहीं डाला उसमें, तो वो इनवैलिड बताएगा। तो ये कौन तय करता है? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप उसको वैलिडेट कर पाते हो, यानी ये सही है या गलत है वो आप डिसाइड कर पाते हो। अगर गलत है तो आप फॉर्म इनपुट नहीं कराओगे उससे, यूजर से, तो उसके लिए ये डेटा वैलिडेशन के लिए ज़रूरी रहता है जावास्क्रिप्ट। उसके साथ साथ इट इज़ लाइट वेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, हल्का रहता है, फाइल साइज ज़्यादा नहीं होता उसका। इट इज़ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया, अगर आप फंक्शन को स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हो तो वही फंक्शन आपको अगर दूसरी जगह पे यूज़ करना है तो आप अगर अपर केस में लिखते हो गलती से तो वो फंक्शन कॉल ही नहीं होगा, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट जो है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में ही आगे भी यूज़ करो, अगर कैपिटल्स में लिखा है तो कैपिटल्स में ही यूज़ करो। इट मेक्स वेब पेजेस मोर इंटरैक्टिव। इसका मतलब क्या है? जावास्क्रिप्ट से इवेंट्स जो हैंडल होती है, अगर किसी ने क्लिक किया तो उसको क्या दिखाना है, तो इसका सिंपल मतलब है कि ये इंटरैक्ट कर सकता है यूज़र के साथ, तो इससे वेब पेज की इंटरैक्टिविटी बढ़ती है। नेक्स्ट है इट कैन हैंडल डेट एंड टाइम इफेक्टिवली। डेट एंड टाइम इफेक्टिवली हैंडल करता है, यानी अगर कोई डेट टाइम पे कोई इवेंट होता है, यानी कोई क्लिक करता है तो वो याद रखता है, और उसके ऊपर वो दूसरे कोई एक्शन जो रहते हैं जावास्क्रिप्ट के कोडिंग, वो उसको एग्जीक्यूट करता है और रिजल्ट दिखा देता है। ठीक है, तो इतने सारे फीचर्स है जावास्क्रिप्ट के। अब ये प्रोग्राम नंबर 12 है। इसमें हम क्या देखेंगे? एक फंक्शन है जिसमें एज बताया है, और वो एज ड्राइविंग के लिए क्वालिफाई हो रहा है या नहीं वो हमको इफ एल्स कंडीशन देके डिसाइड करना है। ठीक है, तो इसमें हमको फॉर्म भी यूज करना पड़ेगा क्योंकि यूजर से हमको इनपुट लेना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्म वगैरह बना लिया। मैं क्या करता हूँ, मैंने जो प्रोग्राम बनाया है, टाइप किया हुआ है, वो आपको दिखा देता हूँ। ये प्रोग्राम नंबर 12 है। ठीक है, डॉक्यूमेंट ये किया, डिक्लेयर किया डॉक्यूमेंट टाइप, हेड में कंडीशनल स्टेटमेंट डाल दिया। ये स्क्रिप्ट टैग जो है ये हेड के अंदर आ रहा है अभी, तो इसको पढ़ेंगे पहले। क्या है? फंक्शन लिखा है, किस नाम से? चेक नाम से, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट एंड, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट किया, एक वेरिएबल एज करके डिफाइन किया हमने पहले, फिर उसको वैल्यू क्या दिया है, form1.t1.value। अब ये form1 क्या है तो पहले देखेंगे। अब ये स्क्रिप्ट एक मिनट के लिए छोड़ दीजिए बाजू में, पहले हम देखेंगे कि बॉडी टैग के अंदर क्या बनाया है हमने। बॉडी में हमने क्या बनाया है? फॉर्म बनाया है, जिसका नाम रखा है नेम इज इक्वल टू form1। तो ये जो form1 है तो ये यहाँ से लिया हुआ है फॉर्म का नेम। ठीक है, फिर एक सेंटर टैग देके हमने ये फॉर्म को सेंटर में लिया, फिर एंटर यूर एज लिखा ताकि जो यूजर है या आप हो तो आप आपका एज टाइप कर सकते हो। तो टेक्स्ट फील्ड दे दिया हमने, डेटा टाइप टेक्स्ट।
उसका नाम क्या रखा, T1, और एक सिंपल बटन दे दिया जिसको हमने नाम दिया सबमिट। और ये सबमिट बटन पर हमने एक इवेंट हैंडलर रख दिया। क्या है इवेंट हैंडलर, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक हमको क्या करवाना है उससे, अगर कोई यूजर ये बटन पे क्लिक करता है तो ये चेक करके जो फंक्शन है हेड में लिखा गया वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, यानी कॉल होना चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब इस बार जो है ये जब बॉडी लोड होता है आपका, यानी डॉक्यूमेंट लोड होता है ब्राउजर में, तब ये फंक्शन डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। तो कब होने वाला है ये, ऑन क्लिक। जब यूजर ये फॉर्म में इनपुट डालेगा, उसका एज डालेगा और बाद में बटन पे क्लिक करेगा, तभी ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। समझ में आया। तो ये चेक फंक्शन कहां से आ रहा है, हेड में जो हमने स्क्रिप्ट लिखा है फंक्शन चेक, ये यहां से आएगा। तो यहां से कॉल होगा तो ये फंक्शन वेरिएबल एज जो है, एज का वैल्यू कहां से ले रहा है, फॉर्म डॉट T1 डॉट वैल्यू। अब फॉर्म डॉट T1 क्या है, form1 डॉट T1, यानी आपने जो एज इनपुट किया है, एंटर किया है, वो यहां से लिखेगा। क्या लिखेगा, उसका वैल्यू, वैल्यू यानी एक्चुअल वैल्यू जो आपने टाइप किया है वो इसको मिलेगा। वो किस में असाइन होगा, एज में। एज जो वेरिएबल है ना उसमें चला जाएगा। अब एक बार वो एज में तो आ गया, अब आपको क्या करना है, इफ एल्स कंडीशन यूज करके वो जो आपने एज डाला है वो 18 से ज्यादा है या इक्वल है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू है क्या, वो देखना है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस का एज कितना रहता है, मिनिमम एज 18 ईयर्स, ठीक है। तो वो देखना है हमको, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 और नॉट। अगर है, यानी इफ कंडीशंस अगर ट्रू होती है तो हमको क्या दिखाना है, अलर्ट, यस इट क्वालिफाइज ड्राइविंग, इट क्वालिफाइज फॉर ड्राइविंग। एल्स अगर नहीं है तो क्या करना है, अलर्ट देना है हमको कि नहीं हो रहा है भाई, डज नॉट क्वालिफाई फॉर ड्राइविंग, सिंपल। यानी फॉल्स कंडीशन जब होता है तो एल्स कंडीशन जो है वो हमको दिखा देना है। सिंपल प्रोग्राम है, इसको हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। ये यहां पे हमको पूछ रहा है एज, अब मैंने डाला 11, तो 11 ड्राइविंग का एज है क्या, नहीं है। तो 11 क्या करेगा, 11 जो वैल्यू है ये form1 डॉट T1 डॉट वैल्यू करके चेक जो फंक्शन है उसमें जो एज वेरिएबल है उसमें चला जाएगा, और 11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है या नहीं वो डिसाइड करेगा। तो नहीं है, फॉल्स कंडीशन है, तो एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगा और हमको अलर्ट क्या दिखा रहा है, डज नॉट क्वालिफाई फॉर ड्राइविंग। समझ में आया। अब ओके करके हम ये वैल्यू फिर से चेंज करेंगे। अब देखेंगे 25 डालेंगे तो 25 18 से ज्यादा होता है, तो हमको रिजल्ट क्या आना चाहिए, क्वालिफाइज फॉर ड्राइविंग, यानी ये 18 से ऊपर का भी है तो क्वालिफाइज फॉर ड्राइविंग। तो ट्रू कंडीशन आने पर इफ जो है स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होता है। समझ में आया। नेक्स्ट प्रोग्राम देखेंगे, प्रोग्राम नंबर 13। अब ये किस चीज के लिए, अपर केस फंक्शन। किसी भी टेक्स्ट को आपको अपर केस में कन्वर्ट करना है कोई भी इवेंट पे, ये थोड़ा कॉम्बिनेशन टाइप का जावास्क्रिप्ट है। तो अब तक आपने जो भी देखे छोटे छोटे प्रोग्राम्स, इसका ये कॉम्बिनेशन है। तो इसमें क्या है, इसमें फॉर्म भी बनाना है आपको, इसमें फंक्शन भी असाइन करना है हेड टैग में, दूसरा जो है इसमें इवेंट हैंडलर भी रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है ये हम पहले नोटपैड प्लस प्लस में समझेंगे। यहाँ पे सेम डॉक्यूमेंट असाइन किया है, टाइप असाइन किया है, फिर HTML हेड अपर केस फंक्शन, स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे हेड टैग में लिखा है, हेड टैग के अंदर। तो ये बाद में देखेंगे कि क्या लिखा है। पहले बॉडी टैग में हमने फॉर्म बना लिया, ये यहाँ से यहाँ तक फॉर्म टैग है। फॉर्म को हमने नेम दे दिया, नेम इज इक्वल टू form1, उसको ID भी बोल सकते हैं, नेम भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर लिखा हमने एंटर स्ट्रिंग वैल्यू। उसके बाद हमने दो इनपुट फील्ड्स लिए, कौन कौन से, एक इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया और एक इनपुट टाइप बटन लिया। इनपुट टाइप टेक्स्ट को हमने क्या नाम दिया, नेम इज इक्वल टू T1, और ये जो बटन है उसके नीचे का जिसको हमने BR देके नेक्स्ट लाइन पे ले लिया है, 2 लाइन नीचे ले लिया। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, वैल्यू
प्रेस बटन, उसको हमने एक लेबल दे दिया, क्या, प्रेस बटन, और एक इवेंट हैंडलर असाइन कर दिया। अब ये कौन सा इवेंट हैंडलर है? कीबोर्ड का इवेंट है। ऑन की प्रेस डिस्प्ले, ऑन की प्रेस डिस्प्ले। तो क्या करना है ये, अगर किसी ने की प्रेस किया तो हमको डिस्प्ले करके जो फंक्शन है हेड में, उसको एग्जीक्यूट करना है। अब तक आप समझ गए होंगे कि ये फंक्शन अगर कॉल हो रहा है तो हेड का जो कोई फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट करना है। तो वैर ए जो है उसमें वैल्यू कौन सा चला जाएगा, आपने जो T1 में डाला है वैल्यू ये वाला, वो इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। फिर वो अलर्ट दे देगा, जो भी आपने वैल्यू डाला है उसका अलर्ट दे देगा, यानी पॉपअप सेम आपने जो वैल्यू डाला है वो बता देगा। उसके बाद हमको नेक्स्ट जो टेक्स्ट बॉक्स है अपर केस स्ट्रिंग इज, ये वाला, इसको नाम दिया है हमने T2। तो T2 में हमको क्या दिखाना है, द वैल्यू इज इक्वल टू a डॉट टू अपर केस। अभी हमने टू अपर केस करके एक फंक्शन देखा था जावास्क्रिप्ट, कॉमन जावास्क्रिप्ट फंक्शंस में। तो आप जो भी कोई टाइप कर रहे हो, आपका नाम टाइप कर रहे हो स्मॉल लेटर्स कैपिटल्स में मिक्स में, तो वो सबको ये नेक्स्ट जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें कैपिटल्स में, ऑल कैपिटल्स में, अपर केस में दिखा देगा। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक्चुअल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखेंगे। प्रोग्राम नंबर 13। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्म दिख रहा है हमको। एंटर स्ट्रिंग वैल्यू, अभी स्ट्रिंग है तो कुछ भी हम लिख सकते हैं उसमें। तो हेलो स्टूडेंट्स करके मैंने कैपिटल में लिखा, हाउ आर यू। ठीक है, अब प्रेस बटन लिखा है यहाँ पे, तो प्रेस बटन होने पर कुछ होता है क्या, तो मैं माउस से कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, ऑन की प्रेस या फिर ऑन की डाउन जिसे बोलते हैं, वो दिया है यहाँ पे, ऑन की प्रेस। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, माउस यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा और की प्रेस करना है। तो क्या आएगा, पहले तो आएगा अलर्ट। अलर्ट के अंदर हमने क्या लिखा था, ए यानी आपने जो वैल्यू टाइप किया है वो जैसे के तैसे ही दिखाई देगा। हेलो स्टूडेंट्स, यानी इसमें एच कैपिटल है, एस कैपिटल है, एच कैपिटल है। तो उसके बाद हमने ये पॉपअप ओके करके बंद कर दिया। जैसे ही हम बंद करेंगे तो ये जो T2 करके जो है टेक्स्ट बॉक्स, इसमें हमको पूरा जो हमने लिखा था वो ऑल कैप्स में दिख रहा है, पूरा अपर केस में दिख रहा है। समझ में आया? अब इसी प्रोग्राम को मैं थोड़ा ये करता हूं, चेंज करता हूं, ऑन प्रेस या फिर ऑन क्लिक करता हूं। कीबोर्ड की जगह पे मैं माउस को ऑन क्लिक करता हूं। ऑन क्लिक या ऑन माउस क्लिक दोनों भी एक जैसी है। तो यही प्रोग्राम में फिर से रिफ्रेश करता हूं या फिर से ओपन करता हूं। ठीक है, अब मैं टाइप करूंगा वेलकम टू SSD एजुकेशन। ठीक है, अब ये इवेंट जो है, मैं यहां पे बटन पे क्या दिया है, ऑन क्लिक। तो माउस से अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये फंक्शन डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा, वेलकम टू SSD एजुकेशन। आ गया, ये अलर्ट पॉपअप दिखाई दे रहा है। अब ओके करने के बाद दूसरा फंक्शन कौन सा है, यानी दूसरा क्या होगा, टू अपर केस जो है वो एग्जीक्यूट होगा। समझ में आया? तो इस तरह से हम अलग अलग इवेंट्स जो है वो हम खुद से बना सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्रोग्राम 14। अब ये जो प्रोग्राम 14 है ये भी मैं आपको टाइप किया हुआ ही दिखा देता हूं। एक्चुअली थोड़ा बड़ा है प्रोग्राम, यानी पूरा वेब पेज ही आपको बनाना है। तो आप ये बुक में से देख के पूरा टाइप कर लीजिए नोटपैड में, जैसे कि मैंने किया है। ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप असाइन किया, HTML हेड टैग टाइटल जिसमें HTML5 लिखा है, फिर हेड टैग क्लोज कर दिया। बॉडी टैग में हमने बीजी कलर दे दिया येलो। ठीक है, इसको एक्चुअली कोटेशन मार्क्स में रखना है ताकि दूसरा कोई कोड जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे देखा हेडर टैग, हेडर करके एक टैग है। तो हेडर फुटर जो है टैग्स, HTML5 का पार्ट हम देख रहे हैं। अब तक जैसे मैंने आपको पहले ही टॉपिक में बता दिया था कि
ये जो आपका है इम्प्रेसिव वेब डिजाइनिंग, इसमें HTML5 जो है सिर्फ इंट्रोडक्टरी टाइप है। तो अब ये जो पेज जो बना रहे हैं इसमें इन्होंने HTML5 का यूज़ किया है, जिसमें कि हेडर, असाइड वगैरह वो जो है ना टैग्स, सेक्शन, आर्टिकल, ये सब यूज़ होते हैं, फूटर वगैरह। तो इसमें हम पहले देखेंगे हेडर टैग। हेडर टैग में हमने क्या किया है, एक हेडलाइन टैग दिया है H1, जिसमें HTML इंक्लूड्स न्यू सेमेंटिक्स ये लिखा है। फिर पैराग्राफ टैग असाइन किया है यहाँ पे, और पैराग्राफ टैग इन्होंने एंड ही नहीं किया है। जैसे ही पैराग्राफ आप स्टार्ट करते हो उसको एंड टैग भी है। पैराग्राफ टैग इज अ कंटेनर टैग, ठीक है। तो ये हेडर टैग बन गया, इसको पहला हेडर टैग को क्लोज कर दिया। फिर दूसरा हेडर टैग हमने चालू किया जिसमें H1 लिखा एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट HTML5 बेसिक्स, के बाद H2 टैग लिखा हेडलाइन 2, फिर हेडर टैग बंद कर दिया। हेडर के बाद आता है नैव टैग यानी नेविगेशन टैग, उसमें भी हमने H1 टैग, पैराग्राफ टैग यूज करके ऐसा टेक्स्ट लिखा है। उसके बाद एंकर टैग यानी लिंक के लिए जो रहता है। फिर href यानी उसका जो एक्चुअल लिंक का जो पाथ है वो देना है हमको, और ये क्लोज करके लिंक का जो नाम देना है वो देना है यहाँ पे। लिंक टैग क्लोज कर देना है यानी एंकर टैग क्लोज कर देना है, br यानी नेक्स्ट लाइन पे आ जाना है। तो इस तरह से हमने ये दो एंकर टैग लिख के नैव टैग को क्लोज कर दिया। अब असाइड यानी साइड बार का जो टैग है वो लिखा हमने, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। फिर सेक्शन टैग, अब ये सेक्शन टैग और आर्टिकल टैग ये कंटेंट टैग का यानी कंटेंट जो करके पार्ट रहता है वेब पेज में उसका पार्ट आते हैं ये सेक्शन टैग। साइड बार एक रहता है, आपको राइट हैंड साइड में हो सकता है या लेफ्ट हैंड साइड में हो सकता है। अब ये सेक्शन टैग में हमने फिर से H1 टैग लिखा, पैराग्राफ टैग लिखा, सेक्शन टैग का एक जो टैग था वो क्लोज कर दिया। फिर दूसरा इसी तरह से सेक्शन टैग लिखा है, आर्टिकल टैग भी हमने उसी तरह से लिखा है जिसमें पैराग्राफ टैग भी आता है। अब लास्ट जो टैग है वो फूटर टैग है। फूटर टैग में हमने क्या लिखा है, क्रेडिट्स लिखे हैं, कॉपीराइट 2018 बाल भारती, ठीक है। और फूटर टैग क्लोज कर दिया। फूटर क्लोज होने के बाद बॉडी टैग का जो एंडिंग टैग है वो क्लोज करना है, HTML का एंडिंग टैग लिखना है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम हमने लिखा है। अब इसको एक्चुअल प्रोग्राम को हम रन करके देखेंगे, प्रोग्राम नंबर 14। तो इस तरह से वो दिखेगा, येलो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है। ये हेडलाइन हो गया, हेडर करके जो पहला वाला हेडर था उसका, ये बाद में दूसरा हेडर, ये फिर नैव आ गया, फिर नैव के बाद असाइड टैग आ गया, असाइड के बाद सेक्शन 1, सेक्शन 2, ये फिर आर्टिकल टैग आ गया, आर्टिकल के बाद ये फूटर टैग आ गया जिसमें हमने क्रेडिट्स यानी कॉपीराइट किस चीज़ पे है 2018 और बाल भारती ये लिखा है। तो इस तरह से आपको कोई भी एक वेब पेज बना के रखना है ये सब टैग यूज करके, ठीक है। तो ये हो गया प्रोग्राम नंबर 14 जिसका आउटपुट बुक में इस तरह से दिखाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यूज ऑफ कोलस्पैन एट्रीब्यूट इन अ टेबल। कोलस्पैन हमको पता है, कोलस्पैन क्या करता है, कॉलम्स को, जितने भी कॉलम्स है उनसे उनका जो स्पैन है यानी लेंथ है उससे असाइन कर देता है। अगर दो कॉलम जितना बड़ा करना है हमको तो कोलस्पैन इक्वल टू 2 बोलना है, तो उस तरह से बन जाएगा। अब इसमें देखेंगे एक नया कंसेप्ट है HTML5 में, कॉल ग्रुप करके। कॉल ग्रुप क्या है वो देखेंगे, कॉल ग्रुप एंड कॉल टैग्स। तो पहले कॉल ग्रुप देखेंगे ये वाला। द कॉल ग्रुप short for column group is a tag that specifies a group of one or more columns in a table for formatting. The call group tag is used to apply styles to one or more columns. This eliminates the need to apply these styles at individual TD level. TD यानी जो सेल लेवल जो रहता है उसके जगह पे ये पूरा कॉलम जो रहता है पूरे कॉलम को ही स्टाइल अप्लाई हो जाता है। कॉल ग्रुप अगर टैग दिया तो कॉल ग्रुप टैग इज रिटर्न एज कॉल ग्रुप स्टार्टिंग टैग, उसके बीच में आपको टेक्स्ट लिखना है, फिर कॉल ग्रुप एंड टैग, ठीक है। और दूसरा टैग है कॉल टैग।
उसको भी वैसे ही लिखते हैं। द कॉल टैग इज यूज्ड विद इन कॉल ग्रुप के अंदर लिखना है कॉल टैग, तो कॉल टैग को भी उसी तरह से लिखते हैं, कॉल टैग स्टार्टिंग टैग और कॉल टैग एंड टैग। अब यहाँ पे एट्रीब्यूट्स ऑफ कॉल टैग क्या क्या है एट्रीब्यूट्स। एक तो स्पैन एट्रीब्यूट है, तो कॉल स्पेस स्पैन इज इक्वल टू लिखा तो 2 कॉलम की जगह ले लेगा। और बाद में दूसरा एट्रीब्यूट है स्टाइल। स्टाइल जो है वो एक्चुअली जावास्क्रिप्ट के स्टाइल में लिखना है, तो बैकग्राउंड डैश कलर कोलन रेड इस तरह से लिखना पड़ता है। ये इनलाइन स्टाइल लिखना पड़ता है CSS। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये जो कॉलम है वो 2 स्पैन का यानी 2 रोज का 2 कॉलम का जगह ले लेगा, जिसका स्टाइल क्या होगा, रेड कलर का बैकग्राउंड होगा स्टाइल उसका। ठीक है। नोट द बीजी कलर एट्रीब्यूट इज डेप्रिकेटेड इन HTML5। यहाँ पे बीजी कलर भी यूज कर सकते थे, लेकिन HTML5 में बीजी कलर ऐसा कंसेप्ट जो है उसको डेप्रिकेट यानी निकाल दिया है वहां से, तो उसकी जगह पे हमको स्टाइल लिखना पड़ता है। ये तो इनलाइन स्टाइल हो गया। स्टाइल लिखने के यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट जो रहते हैं वो भी 3 तरह से लिख सकते हैं हम। अब जब डीप में सीखोगे ये पूरा HTML5 और CSS, तब आप जान पाओगे कि स्टाइल्स कैसे लिखते हैं। तो फिलहाल ये हम देखेंगे कि बीजी कलर यहाँ पे डेप्रिकेट किया है, इसलिए हमने स्टाइल अलग से लिखा है कॉल टैग के अंदर। ठीक है। द ब्राउजर स्टिल डू सपोर्ट बीजी कलर एट्रीब्यूट्स। ब्राउजर्स अब भी सपोर्ट करते हैं HTML4 को, लेकिन ज़्यादातर अभी HTML5 यूज हो रहा है सभी जगह पे, तो ये बीजी कलर एट्रीब्यूट इन्होंने डेप्रिकेट कर दिया है। ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे। सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द 3 कॉलम्स विद द कॉल ग्रुप एंड कॉल टैग्स। नेक्स्ट देखेंगे ये जो प्रोग्राम है 5.1 क्या किया है इसमें। ये जो 2 कॉलम है इनका कलर सेम रखा है और तीसरे कॉलम का कलर अलग रखा है। हमको पहले क्या करना पड़ता था, हर एक टीडी यानी जो टीडी है उसका बीजी कलर चेंज करो, इसका बीजी कलर चेंज करो, इसका करो, इसका भी करो। ठीक है। लेकिन कॉल ग्रुप देने के फायदे क्या है कि पूरा जो कॉलम है कॉलम ग्रुप में, तो उसको असाइन हो जाता है पूरा एक ही एट्रीब्यूट। तो ये वाला जो प्रोग्राम है ये मैंने जो नोटपैड++ में टाइप किया हुआ है उसको देख के करेंगे। ठीक है। ये है प्रोग्राम 5.1। सेम प्रोग्राम है जो आपके बुक में दिया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यूज ऑफ कॉल ग्रुप करके टाइटल दिया है। उसके बाद बॉडी में एक टेबल क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे ही मैं टेबल को सिलेक्ट करता हूँ ये, तो यहाँ से यहाँ तक दिख जाता है टेबल। उसके बाद हमने दिया एट्रीब्यूट बॉर्डर टू, 2 पिक्सल का बॉर्डर आ गया ब्लैक कलर का। उसके बाद हमने लिखा कॉल ग्रुप, एक कॉल ग्रुप बनाया, उसमें एक पहले वाला कॉल ग्रुप जो है उसमें कॉल डाला, कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2 यानी 2 कॉलम्स का जगह वो ले लेगा। फिर यानी 2 कॉलम्स को एट्रीब्यूट जो भी आप दे रहे हो वो असाइन हो जाएंगे। क्या एट्रीब्यूट दिए आगे, बीजी कलर रेड। अब जैसे कि मैंने बताया लास्ट स्लाइड में कि HTML5 हम यहाँ पे दे रहे हैं, तो HTML5 का जब हम जिक्र करते हैं तो उसमें बीजी कलर इज इक्वल टू रेड, ये जो एट्रीब्यूट है बीजी कलर ये डिप्रिकेट हो गया है। तो इसकी जगह पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, तो पहले तो ये करके देखते हैं कि कैसे दिखेगा। इसमें कलर आएगा नहीं क्योंकि ये बीजी कलर एट्रीब्यूट रन नहीं होगा। ये देखिए ये कलर्स नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि बीजी कलर लिखा हुआ है। तो HTML5 होने के कारण कुछ ब्राउजर्स में ये सपोर्ट नहीं करता, डिप्रिकेट किया गया है। तो मेरे भी केस में ये डिप्रिकेट किया है, तो हम उसको थोड़ा चेंज करेंगे। क्या करेंगे, स्टाइल लिखेंगे। तो स्टाइल के अंदर अगर लिखना है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड डैश कलर, फिर कोलन देना है और ये बीजी कलर जो है उसको निकाल देना है। बीजी कलर इक्वल टू और सिंगल कोट डबल कोट जो पहले वाला था वो निकालना है। सेम ही है उसका मीनिंग। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, बीजी कलर इक्वल टू येलो लिखा है, तो उसकी जगह पे हमने क्या दिया, स्टाइल इज इक्वल टू इनटू कोटेशन दिया बैकग्राउंड डैश कलर कोलन रेड। इससे क्या हो जाएगा, इसका ये कॉलम्स का बैकग्राउंड रेड हो जाएगा। उसी तरह से हमने
ये वाला जो है नीचे वाला येलो वाला, उसको भी यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया, पेस्ट किया, तो इसका स्टाइल भी क्या हो गया, येलो। ठीक है, इसको अब हम सेव करेंगे और आगे का देखेंगे क्या है। ये कोल एम्प्टी टैग यानी इसको एंडिंग टैग नहीं है, तो कोल टैग सेकंड टैग लिख लिया जो कि इकलौता है। ये पहले दो कॉलम्स जो थे उनको रेड कलर आ जाएगा और जो थर्ड वन है उसको येलो कलर आ जाएगा। अब हमको एक्चुअल कॉलम्स बनाने हैं, तो उसके लिए कोल ग्रुप को एंड किया, फिर उसके बाद टीआर टैग लिखा, फिर एक जो कॉलम था उसका पूरा लिख लिया टीआर का, दूसरा टीआर का एक लिख लिया ये, और टेबल क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर बॉडी क्लोज कर दिया, HTML टैग क्लोज कर दिया। अब इसका रिजल्ट हम देखेंगे। ये जो बीजी कलर इज इक्वल टू येलो डालने पर नहीं आ रहा था, तो अब हमने उसको स्टाइल फॉर्म में लिखा, तो ये देखिए आ गया। ठीक है, तो ये हो गया प्रोग्राम 5.1। समझ में आया? तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, HTML टी बॉडी, टी हेड, टी फुट टैग। ये सब नए टैग्स है। टेबल रोज may be grouped into a table head, table foot and one or more table body sections using t-head, t-foot and t-body tags respectively. Browsers can use these elements to enable scrolling of the table body independently of the header and footer. Also, when printing a large table that spans multiple pages, these elements can enable the table header and footer to be printed at the top and bottom of each page. T-head tag is used in conjunction with T-body and T-foot tag. TR and TD tags are used inside the T-head and T-body and T-foot tag to create data item of respective section. T-head, T-body and T-foot helps in search engine optimization. अब ये इस तरह से इन टैग्स का सीक्वेंस है, टी हेड, टी बॉडी, टी फुट। फिर दूसरे रो में आएगा यूज आफ्टर, उसमें एक टेबल लिख सकते हैं जिसमें कैप्शन आएगा, कॉल ग्रुप आएगा जो कि ऑप्शनल है। फिर दूसरे रो में दूसरा टेबल आएगा। इस तरह से हम अलग अलग टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं किस टैग्स की मदद से, ये टी हेड, टी बॉडी, टी फुट की मदद से। जिसमें क्या होगा कि अगर कोई ब्राउज़र उसको स्क्रॉल करना इंडिपेंडेंटली तो स्क्रॉल कर पाएगा एक एक टेबल को। और दूसरा यूज़ क्या है, मल्टीपल पेजेस में अगर वो जा रहा है यानी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिख रहा है, तो उस केस में अगर ये प्रिंट हो रहा है तो प्रिंट होने के बाद वो क्या होगा, कट हो जाएगा कुछ पार्ट, तो कट नहीं होने देता, ये टेबल का हेडर और फुटर भी प्रिंट करेगा उसके साथ साथ। ठीक है, उसके लिए ये यूज होता है। द एग्जाम्पल ऑफ दीज टैग्स आर गिवन इन प्रोग्राम नंबर 5.2। तो इस तरह से ये प्रोग्राम लिखा है 5.2, ये वाला प्रोग्राम है। तो इसमें डॉक्यूमेंट टाइप असाइन किया, HTML हेड, टाइटल वगैरह सब दे दिया, हेड टैग बंद किया। बॉडी टैग के अंदर हमने ये टेबल टैग लिखा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो बॉर्डर दिया, तो उसको बॉर्डर है तो बॉर्डर बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, एक रहेगा, तो एक बॉर्डर असाइन हो गया। फिर टी हेड आ गया, टी हेड में हमको TR टैग लिखना है, फिर TH लिखना है, टेबल हेडिंग दिया, नंबर, फिर दूसरा TH दिया, नेम, तीसरा TH दिया, ईमेल, और उसके बाद ये TR बंद कर दिया। फिर ये वाला टी हेड जो था वो बंद कर दिया यहाँ पे। हाँ, अब उसके बाद हमने टी फुट स्टार्ट किया। टी फुट में भी हम TR लिखेंगे, उसके अंदर लिखेंगे TD, क्योंकि ये पहले वाला तो था TH का था, हेडलाइन हर बार नहीं रहता, दूसरे बार क्या रहेगा, TR के बाद TD रहेगा। तो TD लिखा, TD कितना है, कोल स्पैन इक्वल टू 3, यानी 3 कॉलम का जगह वो ले लेगा। क्या लिखा है यहाँ पे, कॉपीराइट, कॉपी का साइन 2019 बाल भारती पब्लिशर। फिर TD बंद कर दिया, TR भी बंद कर दिया, और ये वाला जो टी फुट था स्टार्ट किया हुआ वो यहाँ पे बंद कर दिया हमने। ठीक है, ये हो गया ये पहले वाला टी बॉडी। उसके बाद
सॉरी, ये हुआ है टी फुट हो गया। इसके बाद टी बॉडी लिखना है हमको, जिसके अंदर आएगा टी आर, उसमें आएगा टी डी, उसमें वैल्यूज लिखे। ये पहले वाला रो है, टी आर टू टी आर, यहाँ से यहाँ तक। फिर दूसरा टी आर लिखा यहाँ से यहाँ तक। फिर तीसरा टी डी लिखा, टी आर लिखा यहाँ से यहाँ तक। समझ में आया? ऐसे 3 रोज हमने लिख लिए, जिसमें 1 2 3 वैल्यूज है। उसके बाद हमने ये वाला जो टी बॉडी स्टार्ट किया था वो यहाँ पे खत्म कर दिया। तो हमारा टी हेड हो गया, उसके बाद टी फुटर हो गया, ये टी फुट, उसके बाद टी बॉडी भी हो गया, और उसके बाद हमने लास्ट में टेबल जो स्टार्ट किया था वो एंड कर दिया एंड टेबल टैग से। फिर बॉडी टैग एंड किया, HTML टैग एंड किया। तो अब हम इसका रिजल्ट देखेंगे। ये है इसका रिजल्ट। तो इस तरह से हमने जो टी हेड, टी बॉडी, टी फुटर जो बनाया था वो सब इसमें आ गया। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से ये चैप्टर जो था वो खत्म हो गया। अब हम समरी पढ़ेंगे। हमने क्या क्या अब तक सीखा है वो। WW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, नॉर्मली रेफर टू एज वेब। उसके बाद वेब ब्राउजर किसे बोलते हैं? वेब ब्राउजर इज यूज्ड टू व्यू वेब पेजेस और वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि बंद हो चुका है, उसके जगह पे अभी कौन सा आया है? एज आया है। गूगल क्रोम है, फिर मोजिला फायरफॉक्स भी है, ओपेरा है, सफारी है। इस तरह के बहुत सारे ब्राउजर्स है। थर्ड वन इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स used for transferring information between computers in a network. उसके बाद हमने पढ़ा HTML, start tag, end tag. This tag indicates that the document is an HTML file. तो हर एक HTML फाइल में ये टैग होना जरूरी है। उसके बाद देखा हेड टैग, हेड स्टार्टिंग टैग, हेड एंडिंग टैग। इट इंक्लूड्स टाइटल, जिसके अंदर टाइटल वगैरह रहता है। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा टाइटल टैग। टाइटल क्या होता है? डॉक्यूमेंट का नाम होता है, जो कि वेब ब्राउजर के एड्रेस बार के ऊपर दिखता है आपको, जिसे टाइटल बार बोलते हैं, उसमें वो दिखता है। नेक्स्ट टैग देखा हमने बॉडी, स्टार्टिंग टैग, एंड टैग। क्या करता है ये टैग? दैट दिस टैग इंक्लूड्स ऑल द कंटेंट विच इज टू बी डेवलप्ड इन द वेब ब्राउजर। मोस्ट ऑफ द टैग्स आर इंक्लूडेड इन दिस टैग। हेड टैग में क्या रहता है? जो भी कुछ रहता है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए रहता है, वो एग्जीक्यूट नहीं होता, ब्राउजर्स पे दिखता नहीं है वो। लेकिन बॉडी टैग के अंदर जो भी आप लिखते हो, दिखाने की कोशिश करते हो, वो एक्चुअली दिखता है। उसके बाद हमने देखा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट, जिसमें क्या आता है? बोल्ड यानी BIU, अंडरलाइन, स्मॉल, फिर सुप यानी जो नीचे ऊपर लिखते हैं वो लिखा, सब देखा। मार्क टैग देखा, डेल टैग देखा, इंसर्ट टैग देखा। और इसके साथ साथ HTML प्रोवाइड 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग टैग्स। हेडलाइंस टैग्स हमने देखे H1 से लेके H6 तक। ठीक है, उसके बाद हमने देखा इमेज टैग, इमेज कैसे डालना है वेब पेज में, वो देखा हमने। उसके बाद हमने क्या देखा? हॉरिजॉन्टल रूलर, जो कि डिस्प्ले करता है हॉरिजॉन्टली। नेक्स्ट हमने देखा टेबल टैग, टेबल बनाने के लिए वो यूज होता है। उसमें आता है कैप्शन टैग, जो हेडिंग या फिर कैप्शन जो है आपका टेबल को देना है वो डिसाइड करता है। उसके बाद TR यानी टेबल रो टैग देखा, TH टेबल हेडिंग टैग देखा, और TD टेबल डिवीजन, जिसको हम टेबल सेल यानी सेल कंटेंट बोलते हैं, वो भी देखा। फिर फॉर्म टैग, फॉर्म कैसे बनाते हैं वो हमने देखे। ठीक है, यूजर से कुछ आपको इनपुट लेना है तो फॉर्म की ज़रूरत होती है, उसके लिए फॉर्म्स कैसे बनाते हैं वो भी देखा हमने। नेक्स्ट हमने देखा इनपुट टैग। अलग अलग टाइप के इनपुट्स रहते हैं, यानी टेक्स्ट टाइप का रहता है, ईमेल रहता है, फ़ोन नंबर रहते हैं। हाँ, वो सब हमने उसमें इनपुट टैग के थ्रू देखे। उसके टाइप एट्रीब्यूट्स देखे इनपुट टैग के, क्या क्या है? टेक्स्ट टाइप का रहता है, पासवर्ड रहता है, रेडियो बटन बना सकते हैं, चेक बॉक्स बना सकते हैं, सबमिट बटन बना सकते हैं, और रीसेट बटन भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद देखे टेक्स्ट एरिया देखा हमने, जो कि मल्टीपल लाइंस के लिए यूज होता है। अगर समझो आपको कुछ इनपुट मल्टीपल लाइंस में लेना है एड्रेस की तरह, तो आप टेक्स्ट एरिया यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमने देखा जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट क्या है? इट्स अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विच कैन बी यूज्ड टू डेवलप डायनेमिक वेब पेजेस। इट इज एन इवेंट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज का मतलब क्या है? कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म है, उस पर डिपेंडेंट नहीं रहती, वो चल जाता है हर किसी में, तो उसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है। वेरिएबल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ स्टोरेज, वो देखा हमने कि वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसको वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। फिर जावास्क्रिप्ट सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, जिसमें कि हमने अरिथमेटिक, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन और मॉड्यूलस वो देखे। रिलेशनल ऑपरेटर्स देखे, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, इक्वल टू इक्वल टू। फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे, जिसमें कि हमने 3 ऑपरेटर्स देखे। कौन से? एंड, और नॉट, ये सब हमने देखा। और अभी के वीडियो में हमने क्या देखा? इफ एंड एल्स कंडीशंस देखे, जिससे हम स्टेटमेंट्स को कंट्रोल कर पाते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा जावास्क्रिप्ट सपोर्ट्स बिल्ट इन फंक्शंस लाइक पार्स इंट, पार्स फ्लोट, प्रॉम्प्ट, कन्फर्म, अलर्ट। तो इसमें से हमने पार्स इंट और अलर्ट का फंक्शन देख लिया था, प्रॉम्प्ट का भी देखा है एक प्रोग्राम में। इसी तरह से आप सभी फंक्शंस जो है वो ट्राई कीजिए। फिर हमने देखा जावास्क्रिप्ट सपोर्ट्स यूजर डिफाइंड फंक्शंस ऑल्सो दैट कैन बी कॉल्ड ईदर बाय एन इवेंट और बाय कॉलिंग कॉल टू दैट फंक्शन। हम खुद से होके भी कुछ फंक्शंस बना सकते हैं, जिनको हम खुद का नाम दे सकते हैं कुछ भी, और उनको हम कुछ इवेंट होता है तो कॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये जो इम्प्रेसिव वेब डिजाइनिंग का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, ये कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स, आप ये पूरे 4 वीडियोस देखिए। कुछ भी अगर दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट कीजिए, और आप सभी जो प्रोग्राम्स दिए गए वो खुद से नोटपैड++ निकाल के उसमें करके देखिए।